वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाला जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1, क्योंकि एवरीडे 7 AM को आपको जेपीएससी पीटी की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे मिल जाती है। तो जेपीएससी पीटी जीएस 1 में हम लोग देख रहे हैं आज मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री सल्तनत काल, और यहाँ से रिलेटेड पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम कर सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन विद आंसर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और फिर से 40 प्रश्न को आज सॉल्व करने वाले हैं, और हम लोगों ने इसके पहले 80 प्रश्नों को सॉल्व किया, यानी 120 प्रश्नों पर आपका अधिकार हो गया है। 120 प्रश्न आप कर चुके हैं, तो 120 प्रश्न अगर आप कर लेंगे तो इसी प्रकार फिर क्लासेस बढ़ते चलेगी, और आपका जो कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर का जो बैंक है ये समृद्ध होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ से प्रश्न सीधे लड़ेंगे। बता देता हूँ, कम समय में तैयारी करने का स्मार्ट तरीका है कि हम प्रीवियस ईयर को लाएं और कुछ एक्स्ट्रा उसमें वन लाइनर क्वेश्चन को आंसर को ऐड करें, क्योंकि 1 मंथ आपके पास समय है, 1.5 मंथ, इसमें आपको पूरी तैयारी करनी है। यह पूरा डिटेल्स में संभव नहीं है। अगर आप उसके चक्कर में पड़े तो समझिए गए काम से। आपको इसी तरीके से स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी दोस्तों, अगर आप जेपीएससी पीटी इंटायर सिलेबस को 1 राउंड करना चाहते हैं तो। चलिए आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फास्ट तरीके से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किसने एक संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? संस्कृत मुद्रा लेख यानी ऐसे सिक्के जिसमें संस्कृत से लिखे हुए थे, ठीक है, और वो किससे बने थे? चांदी के। तो ये महमूद गजनवी, थोड़ा अजीब लगता है कि ये मुस्लिम शासक थे, लेकिन इसके जो सिक्के हैं उसमें संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि संस्कृत को वस्तुतः हिंदुओं का लैंग्वेज माना जाता है। हिंदू इसका यूज करते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों में संस्कृत का उपयोग किया जाता है। अब कोई हिंदू शासक अगर अरबी में लिखवाए, है ना, थोड़ा अजीब लगता है ना। तो उसी तरह एक मुस्लिम शासक जब संस्कृत में लिखवाता है कह सकते हैं अपने सिक्कों पे, तो वो थोड़ा यूनिक हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? तो महमूद गजनवी। दूसरा है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारी रहते हैं, और उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों को मारकर तुगलक वंश की स्थापना करते हैं कौन? गाजी मलिक, जिसका नाम उन्हें बदल के क्या करता है? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष कौन थे? गाजी मलिक, और इन्होंने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। जवाबित क्या है? जवाबित, ये जवाबित क्या है? तो जवाबित होता है राज्य के छोटे छोटे कानूनों का जो संग्रह था, उसे ही हम लोग जवाबित कहते थे। जवाबित क्या हो गया? राज्य के छोटे छोटे कानूनों का संग्रह। राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। विजारत मतलब किस राजवंश के काल में वजीर जो था, वजीर का पावर बढ़ गया, है ना, वजीर की तूती बलने लगी, वजीर का पावर बढ़ गया, यहाँ तक कि सत्ता में जो सुल्तान थे उसको भी कह सकते हैं वजीर से परामर्श लेना पड़ता था। प्रतीकात्मक रूप से तो सुल्तान थे, लेकिन वजीर ही ऑल इन ऑल था। तो किसके शासनकाल में ऐसा हो गया? तो तुगलकों के काल में। तुगलकों का शासनकाल कब से कब तक था, ये आप जरूर कमेंट करें, ताकि मैंने पिछले क्लास में बताया है, ताकि आप अपना रिकॉल कर सकें, है ना। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक था, ये आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि तुगलक काल में विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, सबसे ज़्यादा वजीरों का प्रभाव बढ़ा। अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण अजमेर में हुआ है, तो किसने करवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक माने जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने ही 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने वाला मंगोल शासक चंगेज खां था। चंगेज खां मंगोल शासक था ये। अगला है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो सबसे पहले आपको समझना होगा दोआब क्या होता है। जैसे दो नदियां हैं, दो नदियां, इनका जो बीच का ये जो जमीन है, भूमि है, इसी को कहते हैं दोआब। तो ये आर्थिक रूप से काफ़ी उपजाऊ होता है। तो सबसे पहले किस शासक ने इस बात को समझा कि ये आर्थिक रूप से बहुत उपजाऊ भूमि होती है, और इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा राजस्व मिल सकता है।
तो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान जो दिया वो दिया इल्तुतमिश ने। सबसे जो पहला इसको समझा वो इल्तुतमिश ने समझा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक राजवंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अगला है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? फवाजिल, फवाजिल, इस टर्म्स को जरूर याद रखें क्योंकि टर्म्स से एक प्रश्न आता है, इसका मतलब क्या है, इस शब्द का क्या मतलब है, क्योंकि ये सब फारसी से मिलता जुलता शब्द है, तो इससे प्रश्न आते हैं, है ना। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। क्योंकि सल्तनत काल में इक़्तिदारी प्रथा चलती थी, जैसे कि इक़्तिदार को मान लीजिए ज़मीन का टुकड़ा है, ये उसको इक़्ता में मिल गया। अब इस ज़मीन के टुकड़े से उसे मान लीजिए 10 लाख का राजस्व देना है। कितना देना है? 10 लाख। 10 लाख देना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उनका जो वसूली हो रहा है वो 12 लाख के लगभग हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा उन्होंने एक्स्ट्रा जो वहाँ पे लिया, तो इसका सुल्तान को पता तो चल ही जाता है। तो जब उसे पता चलता तो उन्होंने उस पर भी प्रेशर बनाया कि नहीं, एक्स्ट्रा जो अधिशेष राशि है वो भी जमा करें। तो इक़्तिदारों को अधिशेष राशि भी सरकारी खजाने में जमा करना होता था। तो यही जो एक्स्ट्रा होता था अधिशेष, इसी को बोलते थे। तो फवाजिल यही अधिशेष राशि थी, जिसे 10 लाख उसका वाजिब बनता है, लेकिन उनको 12 लाख जमा करना था ना। तो ये जो 2 लाख हुआ, यही आपका फवाजिल हुआ। अगला है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली का किस सुल्तान ने भारत में नहरों का जाल बना दिया? वो फिरोज शाह तुगलक थे। जी हाँ, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोक कल्याणकारी कार्य किए और बहुत सारे शहरों का भी निर्माण किया। इसी दौरान उन्होंने बहुत सारे नहरों का भी निर्माण करवाया, ताकि जो किसान है वो कृषि कर सके अच्छे से। अगला है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खां ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए ये आए थे और इसी काल में भारत पर आक्रमण किया था। तो बलबन की मृत्यु कब हुई? तो बलबन की मृत्यु 1287 में हुई। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1266 से लेकर 1287 तक, और 87 में मृत्यु हो जाती है और इसका शासन का अंत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी का महल बना था, जिसमें कि सुल्तान जब बंगाल अभियान से आ रहे थे तो उनका स्वागत के लिए वहाँ पर वो भवन थे, लेकिन भवन में जब वो घुसे तो वो लकड़ी का भवन ही गिर गया। तो वो शासक कोई और नहीं, गयासुद्दीन तुगलक थे। और कहा जाता है कि इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जोना खां कहा जाता है, इसके भतीजे थे। उन्होंने इस साजिश के तहत महल का निर्माण ऐसा कराया था कि जब गयासुद्दीन तुगलक वहाँ पर जाएँ तो वो इस प्रकार का सेटिंग करके बनाया था कि वो गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये जोना खां की साजिश भी मानी जाती है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इससे सहमत नहीं भी हैं। तो आपको सीधे अगर साजिश से रिलेटेड प्रश्न आए तो उसमें जोना खां का नाम ही आपको याद रखना है। जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन से सुल्तान की मृत्यु अफ़गानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक। ये जब आ रहे थे बंगाल अभियान से, स्वागत के लिए इसके भतीजे ने एक महल तैयार कराया था। और इस महल में कह सकते हैं कि इस प्रकार से कह सकते हैं षड्यंत्र रचे थे कि स्वागत समारोह के दौरान ये बिल्डिंग गिर जाए और वो दबकर मर जाए। ऐसा ही हुआ और फिर अगले शासक ये जोना खां बने। तो ऐसा चलता रहता था मिडाबल फेज में। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण कराने वाला, जैसे में वहाँ फिरोज तुगलक ने क्या किया? नहरों का जाल बिछा दिया, पूरा नहर बनवाया। लेकिन यहाँ है कि प्रथम सुल्तान, सबसे पहले इसको स्टार्टिंग किसने किया नहर निर्माण का? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। और इसके बाद के जो शासक रहे फिरोज तुगलक, उन्होंने पूरा चैन बिछा दिया, पूरा नहरों का जाल बिछा दिया। लेकिन स्टार्टिंग किसने किया पूछा जाएगा, क्वेश्चन के को समझना है। स्टार्टिंग किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। दिल्ली लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली, लोदी वंश का पूछा जाएगा सर्वाधिक शक्तिशाली या सर्वश्रेष्ठ शासक, तो आपका सिकंदर लोदी होगा, है ना। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का गज ए सिकंदरी, भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? यानी भूमि के माप की एक इकाई बनाई उन्होंने, गज ए सिकंदरी। ये किस नाम से स्पष्ट है? गज ए सिकंदरी है तो सिकंदर लोदी ने। और इसका माप कितना था?
32 इंच। इसका माप था 32 इंच। गज सिकंदरी का अगर माप पूछा जाएगा, ये भूमि को जो मापा जाता था तो कितना माप का था, ये 32 इंच का होता था गज सिकंदरी। या कहीं का 39 अंगुल मिलेगा ना, 39 अंगुल। 39 अंगुल मीन्स आपकी जो अंगुलियां हैं 39 अंगुलियां के बराबर ये पैमाना होता था, भूमि माप की इकाई। सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी का प्रयोग किया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है ना, यह है ना अजीब, कभी संस्कृत का तो कभी देवी लक्ष्मी की आकृति। इसलिए ये हिंदुओं को खुश करने का एक प्रयास था, ताकि उसके देश में राज करना है तो उन्हें भी तो खुश करना है, तो इसीलिए इस प्रकार के कार्य किए जाते थे। तो अब किस शासक ने एक नया काम किया कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी, जो कि हिंदुओं की देवी है, देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी? तो मोहम्मद गौरी। और संस्कृत के अभिलेख किसने लिखवाए थे? मोहम्मद गजनवी ने। और यहाँ पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसने बनाई थी? मोहम्मद गौरी ने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम जो कि दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका बनी, तो रजिया बेगम को सत्ता से बेदखल करने में, सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्क सरदारों का। तुर्क सरदारों को ये बर्दाश्त नहीं था कि एक महिला आके हम पे रूल्स करे। और इस्लाम में आप जानते हैं महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता है, और ये बिना पर्दे के ओपन आती थी दरबार में और सभा लगाती थी, जो कि तुर्क सरदारों को नागवार गुजरा। उन्होंने इसे हटाने के लिए साजिश रची और रजिया बेगम को सत्ता से बेदखल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखा? फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखा है? फिरोज तुगलक ने। ये इसकी आत्मकथा है, फतुहात ए फिरोज शाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? जजिया क्या होता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था, जो कि मुस्लिम शासक लिया करते थे। लेकिन प्रत्येक शासक ने क्या किया? ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा था। ब्राह्मणों से टैक्स वो नहीं लेते थे, जजिया टैक्स। लेकिन एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। ये शासक कौन थे? फिरोज तुगलक। ये कल्याणकारी शासक थे, लेकिन बाद में अपने सत्ता के अंतिम दिनों में ये काफ़ी धर्मांध भी हो गए थे। तो इसीलिए दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? तो ये फिरोज तुगलक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वंश के दौरान भारतीय मुसलमानों को राज्य में हिस्सा मिल पाया? किस वंश के दौरान भारतीय मुसलमानों को राज्य में हिस्सा मिल पाया, यानी उसे भी प्रशासन में पद मिला भारतीय मुसलमानों को? तो ये खिलजी वंश के दौरान मिला। खिलजी वंश के, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के ने इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की कि उलेमाओं को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, जिसके कारण योग्यता को ही मुख्य आधार बनाया चयन में, और इसलिए भारतीय मुसलमानों का भी काफ़ी ज़्यादा चयन हुआ था, भागीदारी बढ़ी थी, खासकर खिलजी प्रशासन के दौरान। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान सूचक चोंगा मिला था? खलीफा ने सम्मान सूचक चोंगा दिया था किसे? बलबन को। बलबन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में इक़्तिदारों को किस नाम से जाना जाता था? इक़्तिदार क्या होते थे? इक़्तिदार जैसे अगर कोई अधिकारी है, उसको वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था ना, जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था कि उसी को, और उस पर जो राजस्व होगा उस पर उस अधिकारी का हक होगा। तो दिल्ली सल्तनत में जिसे ये ज़मीन दी जाती थी, वो इस ज़मीन को इक्ता बोलते थे, और जिसे दी जाती थी उसे इक़्तिदार बोलते थे। ये ज़मीन क्या हो गया? इक्ता, और जिसे दी गई वो क्या हो गया? इक़्तिदार। तो इक़्तिदारों को किस नाम से जाना जाता था, है ना? उसका नाम होता था कहीं के मुक्ति, और कहीं के वली भी। याद रखिएगा, मुक्ति अगर नहीं रहेगा तो वली भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो इक़्तिदारों को क्या नाम से जानते थे? मुक्ति या वली। अगला है, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? मोहम्मद तुगलक की मृत्यु बुखार से हुई थी, है ना? मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिंध। सिंध, ठट्टा। सिंध में भी कहाँ? ठट्टा में। सोचिए इतने बड़े शासक हैं और इसको साधारण से फीवर आया और ये निकल लिए। तो उस समय इस प्रकार के हेल्थ सुविधाएं नहीं थी, और देखिए बुखार से भी एक शासक की मृत्यु हो जाती है। आजकल एक से बढ़कर एक बड़े बड़े डिजीज होते हैं, फिर भी लोग बच जाते हैं, लेकिन उस समय का दौर ही ऐसा था। तो मोहम्मद तुगलक की मृत्यु सिर्फ एक सिंपल सा बुखार से हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टंका में कितने जीतल होते हैं? एक टंका में कितने जीतल होते हैं?
टंका किसका होता था? चांदी का। टंका होता चांदी का, इसका महत्व ज़्यादा था, और जितल होता था तांबा का। तांबा का इसका महत्व कम था। तो एक अगर हम टंका देंगे तो हमको कितना जितल मिलेगा? 48। तो एक टंका में 48 जितल होते थे। अब कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जाएगा कि टंका किस धातु से बने हुए सिक्के होते थे? चांदी के। जितल किसके बने होते थे? तांबा के। इसको भी आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो था उसको किसने नष्ट कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को गयासुद्दीन तुगलक ने नष्ट किया था। अगला है, किस वंश ने तुर्की अमीरों को हमेशा के लिए सरकार से अलग किया? तुर्की अमीरों को हमेशा के लिए सरकार से किसने अलग किया? तुर्की अमीरों को लोदियों ने। क्योंकि लोदी क्या थे? अफगान थे। अफगान, ये भी मुस्लिम थे लेकिन ये अफगानी थे। इसलिए इसने तुर्कों से इसकी कैसे 36 का आंकड़ा था, तो इसलिए तुर्कों को साइड कर दिया, है ना। तुर्कों को हमेशा के लिए साइड कर दिया किसने? लोदियों ने। और ये प्रथम अफगान राज्य के संस्थापक माने जाते हैं आपके लोदी वंश। और द्वितीय अफगान कौन होगा? शेरशाह सूरी, बाद में जिसे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे तामेर लाने के नाम से जाना जाता है? तामेर लाने। तामेर लाने के नाम से किसे जाना जाता है? तो तैमूर। तैमूर लंग को, है ना। तैमूर लंग को तामेर लाने के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित दीवान एक लोदी, है ना। दीवाने लोदी नहीं होगा, दीवाने कोही होगा यहाँ पर, ठीक है। आप इसे लोदी को कोही लिखेंगे। दीवाने कोही, ये आपका दीवाने कोही, है ना। क्या पढ़ना है? दीवाने कोही। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने कोही किससे संबंधित था? दीवाने कोही एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, जो कि कृषि विभाग से संबंधित था। क्या चीज से था? कृषि विभाग से संबंधित। दीवाने कोही मोहम्मद तुगलक द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला, कि अकाल पड़ा है तो लोगों को मदद करता था, पहला सुल्तान ऐसा कौन था? तो मोहम्मद तुगलक। बाद में फिरोज तुगलक ने बहुत मदद किया अकाल पीड़ितों का, लेकिन इसकी स्टार्टिंग पहला सुल्तान था कौन था? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक से पहले चीन में सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई? मोहम्मद तुगलक ने, आपको पता ही है कि उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, लेकिन उसकी योजना असफल रही। मोहम्मद तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा चलाई, योजना असफल रही, इसके कारण उसकी निंदा भी हुई। लेकिन इससे पहले भी चीन में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। तो चीन के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी? कुबलाई खान। तो मोहम्मद तुगलक से पहले चीन की में सांकेतिक मुद्रा चली थी, तो किस शासक ने चलाई थी? कुबलाई खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने सैनिकों को एकता के बदले नगद वेतन पहली बार किस सुल्तान ने दिया? जी हाँ, नगद वेतन अपने सैनिकों को देने की स्टार्ट कर सकते हैं, आरंभ किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन, अस्थाई सैनिक, दोनों में आपका अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट थे इंडियन हिस्ट्री में, है ना। पहली बार अस्थाई सेना और नगद वेतन देने की जो प्रथा थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की विजय तथा जीत को किसने पूरा किया? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पे अभियान तो चलाया, लेकिन उसने क्या किया? बस वहाँ पर प्रभुत्व स्थापित किया, टैक्स वसूल किया, उसे इन सल्तनत में मिलाया नहीं। लेकिन दक्षिण भारत के विजय को किसने पूरा किया? यानी उसको जीत कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, उसके अस्तित्व को खत्म करके दिल्ली सल्तनत से मिला लिया। तो ये जोना खां, जोना खां बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी कारण दिल्ली सल्तनत का पतन भी हुआ, क्योंकि साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि, और देश साउथ इंडिया इतना दूर है दिल्ली से, तो उस पर कंट्रोल करना उसके बस की बात थी नहीं। इसलिए एक एक करके स्वतंत्र होने लगे, और उसको देख देख के उत्तर भारत के राज्य भी स्वतंत्र होने लगे। तो इसने जीत का, कह सकते हैं, पूरा तो किया, दक्षिण भारत में जीत का पूरा भी किया, लेकिन पतन का भी एक कारण बना। और इसी के काल में ही दक्षिण भारत के राज्य इसके यहाँ से निकलना भी प्रारंभ हो गया ना। तो दक्षिण के राज्य निकलना भी किसके काल में प्रारंभ हुआ? तो जोना खां, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण भारत ने, कह सकते, स्वतंत्रता भी प्राप्त कर ली, और दक्षिण भारत में विजय को पूर्ण भी इन्होंने किया था, पूर्ण किया, और कह सकते हैं इसके सत्ता के अंतिम दौर में वो उसके हाथ से फिसल भी गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? जैसे हमने पहले कहा कि तुगलकाबाद में लकड़ी के महल में, स्वागत महल में वो के गिरने से उसकी मृत्यु हुई, यानी ये क्या हो गया? एक दुर्घटना।
या साजिश भी कर सकते, कहीं कि आपको कुछ सही इतिहासकार इसे साजिश भी मानते हैं, साजिश से मृत्यु हुई। गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु तो अफ़गानपुर या कह सकते हैं तुगलकाबाद में इसकी मृत्यु हुई, लकड़ी के महल गिरने से, दुर्घटना से। अगला कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। इसके निर्माण कार्य को कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया, लेकिन इसे पूर्ण कराया था किसने? इल्तुतमिश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहना कौन थे? शाहना बाजार के अध्यक्ष होते थे और अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी, इस बाजार के जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाते थे वो, तो उसी बाजार के जो हेड होते थे, हेड ऑफ द मार्केट, वही शाहना कहलाते थे, बाजार का अधीक्षक कहलाते थे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। खराज क्या था? खराज भूमि कर था। खराज क्या होता था? भूमि कर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? अभी पहले हम लोग डिस्कस किया, इसे आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो गई, जो कि कह सकते पोलो खेल रहे थे, घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, तो इसको पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सयल तथा राणा कौन थे? सयल तथा राणा कौन थे? सुल्तान का विरोध करने वाले स्थानीय प्रमुख। ये सयल और राणा ये हुआ करते थे कौन? स्थानीय छोटे छोटे अधिकारी होते थे और ये सुल्तान का विरोध करने वाले थे। तो सयल और राणा कौन थे? सुल्तान का विरोध करने वाले स्थानीय प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। किस हबशी को उन्नति देकर अस्तबल का प्रधान बनाया गया? अस्तबल का प्रधान को क्या बोलते थे? अस्तबल का दीवाने आखूर, है ना? अस्तबल का प्रधान को बोलते थे दीवाने आखूर। तो किस हबशी को उन्नति देकर अस्तबल का प्रधान बनाया गया? तो याकूत, याकूत खान को किसने बनाया था? रजिया के काल में। और रजिया के काल में याकूत खान को कौन सा पद दिया गया? अस्तबल का प्रधान या दीवाने आखूर। तो 120 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया अब तक साथियों, और इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। और 1000 में भी प्रश्न आपको आपके कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर बैंक में जमा हो जाएगा। 1000 क्वेश्चंस, उससे ज़्यादा मतलब मैनी 1000 कह सकते हैं कि जितने हम लोग जमा कर सकते हैं। एग्जाम डेट से अगर बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बढ़ती तो फर्स्ट राउंड हम लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे। और सिर्फ अभी तो हिस्ट्री स्टार्ट हुआ, इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हर पेपर है ना, विथ करंट अफेयर्स को भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। और इस तरीके से सॉल्व करने से क्या होगा? प्रीवियस ईयर भी आपका सॉल्व हो गया और आपका याद भी होते रहा, और मैं जो बता रहा हूँ तो साथ में डिस्कशन भी करते जा रहा हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग भी आती जा रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आप तैयारी करते हैं और जेपीएससी पीटी में शानदार आपको आप सफल हो। जेपीएससी पीटी आपकी मुट्ठी में हो। इसी जोश, इसी जज्बे के साथ लगातार क्लासेस जारी है। और आप भी चाहते हैं कि जेपीएससी पीटी में निश्चित रूप से सफल होना है, तो आप एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस का टाइम आपको एवरीडे 7 AM जीएस पेपर 1 और 8 AM जीएस पेपर 2 एवरीडे क्लासेस चल रही है। आप भी चाहते हैं क्लासेस ज्वाइन करना, तो हमारे साथ जो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको फीस, कोई पेमेंट नहीं लग रहा है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें और सारे क्लासेस का लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।